हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर। आज मैं आप लोगों से क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 पर चर्चा करने वाले हूं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम टुवर्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपसे सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में बताए थे कि महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था। हालांकि उनके इस निर्णय का चारों तरफ से काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस में दो तरह के धड़े बन गए थे। एक जो ग्रुप था वह काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में भाग लेना चाहता था, जबकि दूसरा जो ग्रुप था वह इसके समर्थन में नहीं था। तो जो लोग प्रोविंशियल इलेक्शन में भाग लेना चाह रहे थे उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी, कांग्रेस के अंदर में ही, जिसके नेता CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और इन्होंने डिसाइड किया था कि वे चुनाव में भाग लेंगे और काउंसिल में जा कर के अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करेंगे और फुल इंडिपेंडेंस के लिए काम करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे, जो जवाहरलाल नेहरू जैसे जो रेडिकल्स लोग थे, वो मास एजिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस के पक्ष में थे। 1926 से 1930 ईस्वी के बीच में एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर गुड्स थे उसके दाम काफ़ी गिर गए थे। तो इस महामंदी के कारण जो किसान थे उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। टॉरी गवर्नमेंट ठीक इसी समय एक कमीशन बनाती है और उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया जाता है। ये जो कमीशन बनता है, साइमन कमीशन, इसको बनाने का उद्देश्य होता है भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा है। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नेता शामिल नहीं किया जाता है, जिससे भारत के लोग इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं। 1928 ईस्वी में जब सर साइमन के नेतृत्व वाली टीम साइमन कमीशन मुंबई उतरती है तो उनका स्वागत साइमन गो बैक के नारे से होता है। इसी बीच वायसराय इरविन 1929 ईस्वी में ये घोषणा करते हैं कि वो भारत को डोमिनेंट स्टेटस देंगे और इसके लिए वो ऑफर करते हैं कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो कि इंग्लैंड में होने वाला था, और वो कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों से कहते हैं कि वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लें। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि ये डोमिनियन स्टेटस का जो प्रभाव है वह एक तरह से आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर कर देगी। और इसीलिए 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया जाता है और फुल इंडिपेंडेंस की मांग रखी जाती है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन होता है वह बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं खींच पाता। तब महात्मा गांधी एक बार फिर एक मास एजिटेशन खड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं, जो लोगों के एवरीडे लाइफ को प्रभावित करता है। उन लोगों को इस एजिटेशन से जोड़ना चाहते हैं। द शॉर्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी एक लेटर वायसराय इरविन को भेजते हैं। उसमें वो 11 डिमांड्स रखते हैं, जिसमें कुछ डिमांड्स तो जनरल डिमांड इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ भारत के स्पेसिफिक ग्रुप्स के लोगों के लिए डिमांड्स होता है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से संबंधित डिमांड्स होते हैं, कुछ पीजेंट्स के लिए डिमांड्स होते हैं। लेकिन वो इस डिमांड्स के साथ साथ एक और डिमांड्स जो मुख्य रूप से रखते हैं वो होता है कि नमक पर जो टैक्स लगता था, उस समय ऐसी बातें थी कि नमक बनाने के लिए सरकार से
ऑर्डर लेना पड़ता था और भारत के लोगों को नमक बनाने पर रोक लगा हुआ था। तो जो साल्ट पर जो टैक्स लगा था उसको रिमूव करने के लिए भी महात्मा गांधी ने इस डिमांड में अपनी बातें रखी थी, लेकिन इस बात को अनसुना किया जा रहा था। तब महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था वो कोई यूं ही लिखा हुआ लेटर नहीं था, कोई ऐसे डिमांड नहीं थे, बल्कि उसके लिए महात्मा गांधी एक बड़े मास एजिटेशन के लिए मन बना चुके थे। और दरअसल ये जो लेटर था महात्मा गांधी का, वो एक तरह से अल्टीमेटम था और ये कहा गया था कि अगर 11 मार्च 1930 ईस्वी तक अगर इसको उनके इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया जाता है, इस डिमांड को अगर सरकार नहीं मानती है, तो कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी एक बड़ा सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू करेंगे। इसके लिए महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ एक दांडी मार्च आयोजित करते हैं। साबरमती आश्रम से 240 मील दूर गुजरात के दांडी नामक जगह पर की यात्रा की जाती है। इस यात्रा में 78 लोग शामिल होते हैं और करीब 24 दिनों तक ये यात्रा चलती है। हर 10 माइल के बाद एक दिन में 10 माइल की यात्रा की जाती है और उसके जैसे जैसे महात्मा गांधी की यात्रा आगे बढ़ती है, इसमें स्त्री पुरुष और हर जाति वर्ग और हर प्रोफेशन के लोग शामिल होते हैं। एक बड़ा आयोजन ये बन जाता है। अंततः महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं और समुद्र के पानी को गर्म करके एक सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ते हैं। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बहुत जल्द ही फैल जाता है। कुछ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में एक बड़ा अंतर ये था कि जहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में सिर्फ अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी की बातें की गई थी, इसमें अंग्रेजों के कानून का भी बहिष्कार करने और उसे नहीं मानने का आह्वान किया गया था। लेकिन इस मूवमेंट में भी बॉयकॉट का आह्वान था, बॉयकॉट लोग कर रहे थे। जो शराब की दुकानें थी उसको बंद कराया जा रहा था और जो किसान थे उन्होंने टैक्स देने से रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर रहे थे। इस तरह से ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी अलग अलग समुदाय के अलग अलग आकांक्षाओं को लेकर के एकजुट होकर किया जाने वाला आंदोलन था। उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो सोलापुर के थे वो पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग और जो कोर्ट्स वगैरह, रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पर भी एक सांकेतिक रूप से डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। सरकार घबरा जाती है और वह इस आंदोलन को बहुत ही बुरी तरह से दबाना चाहती है। सत्याग्रही पर हमला किया जाता है और करीब करीब 1 लाख से अधिक स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी ने जब देखा कि ये उनका आंदोलन एक हिंसक आंदोलन बन गया है, तो वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट के लिए सहमत हो जाते हैं और ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट होता है और कांग्रेस और गांधी जी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। महात्मा गांधी की एक बात मान ली जाती है कि कांग्रेस के पूरे देश में जितने लोगों को अंग्रेज गिरफ्तार किए थे उनको रिलीज कर दिया गया। जब ये निगोशिएशंस लंदन में फेल होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल होता है, तो वो लौट के आते हैं और दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि जब इसको स्थगित किया गया था, उस समय जो विभिन्न ग्रुप्स थे उनकी आकांक्षाओं का ध्यान में नहीं रखा गया था, उसे नहीं माना गया था, इसलिए वे सारे ग्रुप्स इस बार मूवमेंट में शामिल नहीं होते हैं और ये आंदोलन उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाता। अंततः 1934 ईस्वी आते आते यह अपना महत्व खो बैठता है।
ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसके अलग अलग ग्रुप इसको अलग अलग नज़रिए से देख रहे थे। जैसे जो किसान थे, खास करके पाटीदार जो गुजरात के थे और जाट जो उत्तर प्रदेश के थे, उन लोग, वे सभी लोग इस मूवमेंट में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स किए थे। जो ट्रेड में हानियां हो रही थी और जो दाम गिर रहे थे, वे उससे काफ़ी परेशान थे। आए देयर क्रॉप से इनकम डिस्पर्ड, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू। जैसे कि दाम उसके कम हो रहे थे तो वो इस बात से काफ़ी परेशान थे और वो इस बात में सक्षम नहीं थे कि सरकार के रेवेन्यू को दे सकें। इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो अमीर लोग थे उनके अलग एस्पिरेंस थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो मजदूर थे, उनके अलग एस्पिरेशंस थे। आपस में इन दोनों के जो स्वार्थ थे, हित थे, वो टकराते थे। और जो स्वराज की बातें थी वो कांग्रेस की बातें थी और इन लोग का स्वराज का मतलब वही था कि किसानों को टैक्स ना देना पड़े। जो भूमिहीन या मजदूर रेंट पर ज़मीन लेकर के काम करते थे, उन्हें लगता था कि उन्हें ये रेंट देना ना पड़े। तो ये सब जब उनकी मांगे फुलफिल नहीं होती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगती है और वे फिर इसमें दोबारा शामिल नहीं हो पाते हैं। बिजनेस क्लास इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से देख रहा था? तो जो बिजनेस क्लास के लोग थे वह भी जो सरकार की पॉलिसी थी उससे दुखी थे और जो इम्पोर्ट होता था फॉरेन गुड्स, उससे अपना प्रोटेक्शन चाहते थे। वह जो फॉरेन गुड्स था उसको कम करना चाहते थे, कम हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने ये जो औद्योगिक इंटरेस्ट था उसकी सुरक्षा के लिए बिजनेसमैन लोगों ने 1920 ईस्वी में कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की। इसी तरह से द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की स्थापना 1927 ईस्वी में की। इसका नेतृत्व प्रख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला जैसी उद्योगपतियों ने किया और इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को काफ़ी सहायता किया, यहाँ तक कि उसको फिनेंशियल सपोर्ट भी किया गया। लेकिन इन्हें दे गेव फिनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल गुड्स। जो विदेशी सामान था उसको खरीदने बेचने से इनकार कर दिया। इन्हें लगता था कि अगर देश आज़ाद होता है, स्वराज आती है, तो उन्हें जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं रहेगा और जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो बिना किसी रुकावट के अपना विस्तार कर पाएगा। लेकिन जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होता है तो इनके उत्साह में भारी कमी आ जाती है और इन्हें दूसरी ओर जो मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही थी देश में जैसी थी उससे ये लोग डरे हुए थे। और साथ साथ इन्हें जो कांग्रेस के अंदर भी कुछ जो सोशलिज्म विचारधारा के लोग थे उनसे भी ये लोग काफ़ी उनके प्रभाव से डरे हुए थे। आपको पता है कि सोशलिज्म विचारधारा में पूंजीपतियों के खिलाफ बातें की जाती है, तो इससे भी ये लोग उस आंदोलन से धीरे धीरे अपना हाथ खींच लिया। समाज में एक और ऐसा वर्ग था जिसे अनटचेबल्स कहा जाता था। 1930 ईस्वी से पहले ये लोग अपने आप को डिप्रेस्ड ऑप्रेस्ड कहते थे। महात्मा गांधी ने ये क्लियर किया था कि भले ही 100 साल तक आज़ादी न मिले, आज़ादी का मतलब तभी है जब अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी जो अछूत मानने की भावना है उसको समाप्त जब तक नहीं होता है तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने अनटचेबल्स जिसे अछूत कहा जाता था उसको हरिजन कहा और जो अनटचेबल्स दलित थे उनको मंदिरों में प्रवेश और कुओं, तालाबों, सड़क और स्कूल सभी जगह सभी चीज़ों का उपयोग करने के लिए उनको अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया। वो खुद टॉयलेट साफ करते थे ताकि जो उनके काम हैं, जो भंगी समुदाय के जो काम हैं उसको
भी डिग्निटी मिले, प्रतिष्ठा मिले। और उन्होंने अपर कास्ट के लोगों से भी कहा कि वो अनटचेबिलिटी जो की भावना है उसको हटा दें, यह एक तरह का पाप है। इस तरह से महात्मा गांधी जो अछूत, जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जो उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन एक दलितों का एक ऐसा ग्रुप भी था जो इसको दूसरे तरह से देखता था। उसका डिमांड था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ उनको आरक्षण मिले, उनके लिए सीटें आरक्षित की जाए और उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। दलित मेंबर अपने ही लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते थे। और जो वो चाहते थे कि जो सोशल डिसेबिलिटीज है वो खत्म हो। इस तरह के आंदोलन खास करके महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में ज़्यादा हो रहे थे। भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर का काफ़ी ज़्यादा क्लास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। जो अंबेडकर थे वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मांग कर रहे थे और अंग्रेज सरकार भी उनसे कन्विंस हो गई थी। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि अगर इस तरह की बातें होती है तो इस तरह से भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा विभाजन होगा और ये एक लॉन्ग प्रोसेस, लंबे समय के लिए ये समाज में हमेशा के लिए वो टूट बन जाएगी। इसलिए उन्होंने अंबेडकर के इस प्रस्ताव के खिलाफ वो आमरण अनशन पर बैठ गए और बाद में अंबेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी और तब जाकर के 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ, सितंबर 1932 ईस्वी में, जिसमें कि जो शेड्यूल कास्ट डिप्रेस्ड क्लास था, जिसे अब शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनके लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आरक्षण की बातें स्वीकार की गई। लेकिन उनको जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा ही चुना जाना था। दलित आंदोलन हालांकि बाद में भी जारी रही। कांग्रेस से अलग अंबेडकर के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे भी हुआ। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, खास करके मुस्लिम लीग और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद उन्हें एक तरह से एलिनेट कर दिया गया था और कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू माइंडेड लोग की प्रमुखता थी। खास करके हिंदू महासभा के लोग एक ग्रुप बनाए हुए थे और इस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई बनती जा रही थी। कहीं कहीं पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, क्लैश हो रहे थे। इस तरह से ये दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से अलग हो रहे थे। इसी बीच में ऐसा नहीं है कि दोनों ही कम्युनिटी एक दूसरे के साथ आने का प्रयास नहीं कर रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रयास से निगोशिएशन करने का प्रयास किया गया 1927 ईस्वी में, लेकिन जो डिफरेंसेस थे वो बने रहे। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का एक प्रमुख नेता था, वह सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड किया था, लेकिन बाद में उसने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के डिमांड्स को इस आधार पर छोड़ने के लिए तैयार था कि उनके लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग से रिजर्वेशन दिया जाए उनके पॉपुलेशन के मुताबिक, खास करके पंजाब और बंगाल जहां पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। इस तरह से 1928 ईस्वी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ ताकि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच की जो खाई है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसमें जो हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर थे, उन्होंने कि इस जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें थी उसका विरोध किया और उनके आरक्षण की डिमांड का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो ये दोनों कम्युनिटी के बीच में काफ़ी मतभेद थे। एक बड़ा सेक्शंस जो मुस्लिम का था
वह एक यूनाइटेड स्ट्रगल का समर्थन करता था, लेकिन कुछ मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो मुस्लिम को एक अलग माइनॉरिटी स्टेटस देने की मांग कर रहे थे। उन्हें लगता था, दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज अंडर डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजोरिटी। अगर उन्हें लगता था कि अगर आगे चल करके जो मुस्लिम आइडेंटिटी है हिंदू मेजोरिटी के सामने सबमर्ज हो जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। इस तरह से हम इस वीडियो में आप लोगों से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लगभग हर पहलुओं की हमने चर्चा की। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों चलाया गया, दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह के पीछे क्या गांधी जी का उद्देश्य था, किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने स्थगित किया, और गोलमेज सम्मेलन के विफल होने के बाद जब दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा, तब फिर वह क्यों सफल नहीं हुआ, और जो विभिन्न वर्ग थे समाज के, खास करके दलित, महिला और जो मुसलमान लोग थे, उन लोगों की कम्युनिटी इस आंदोलन को किस तरह से देख रही थी, और इस आंदोलन से और क्या क्या चीज़ हासिल हुआ और कितना सफल हुआ, इन सब विषयों को हमने इसमें देखा। आगे का जो हमारा विषय होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।